जो आज हम करने वाले हैं एक ऐसा असाइनमेंट जो कि हमारी बोर्ड में जो कि कल होना आपका पेपर उसमें हमारी हेल्प कर सकता है। तो पहला क्वेश्चन है बेटा, इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको रिवाइज कराने जा रही हूँ और इन क्वेश्चंस को आप अच्छे से करके जाओगे तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके नंबर अच्छे आ सकते हैं। ये जो असाइनमेंट है बेटा, ये एक सर हैं हमारे शैलेंद्र सर, उन्होंने तैयार किया है। बहुत मेहनत करते हैं वो बच्चों के ऊपर और हमसे भी और आप लोगों से भी ये उम्मीद रखते हैं कि आप अच्छा करके आओगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा। पहला क्वेश्चन है ABCD, इसमें लेवल दिए हुए हैं, है ना। यहाँ ABCD आपको चित्र में दिखाई दे रहा है डायग्राम में, और उसका सही नाम बताना है, साथ में नाम के साथ उसके कार्य बताने हैं। कार्य ध्यान रखिएगा, कार्य बताने हैं, उसका ये नहीं बताना वो खाली है क्या, वो काम क्या करता है ये बताना है। तो पहला है श्वास नली। तो श्वास नली हमें पता है हवा का संचालन करती है। ठीक है, प्रेरित हवा के संचालन के लिए हड्डी के छल्ले द्वारा समर्थित है। ये लिखा हुआ है श्वास नली के बारे में। चलिए पसलियां पढ़ लेते हैं। पसलियां, जब हम सांस लेते हैं तो ये जो रिब्स होती हैं ऊपर नीचे हमारी हिलती हैं, है ना, पसलियां बोलते हैं। अच्छा, सी। अब श्वास नली है क्या, नली है ये भी नहीं बताया, बस हड्डियों से बनी हुई है ये बताया है। पसलियां सिर्फ हिल रही हैं सांस लेने से, क्या स्पेशल उनका क्या कार्य है कुछ नहीं बताया। अब बात करते हैं एल्वियोली या कुपिकाएं, जो कि एक फेफड़े के अंदर छोटी छोटी यहाँ कुपिकाएं आपको दिखाई दे रही होंगी शायद। ये देखो यहाँ पर ये छोटी छोटी कुपिकाएं आपको दिखाई दे रही होंगी, तो ये उसकी बात कर रहा है कुपिकाओं का क्या कार्य होता है। कुपिकाएं गैसों के आदान प्रदान के लिए पतली दीवार वाली थैली जैसी संरचना है, बिल्कुल सही। तो ये आंसर आपका सही माना जाता है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं बेटा, उस विकल्प की पहचान करें जो सही एंजाइम को इंगित करता है। इन सभी पार्ट से हमारे शरीर में कुछ एंजाइम निकलते हैं जो पाचन में सहायता करते हैं। ध्यान दीजिएगा, पाचन में सहायता करते हैं। तो मुंह से निकलने वाले एंजाइम का क्या नाम हो सकता है, नंबर 1 पर दिया हुआ है, तो उसका नाम हो सकता है क्या, सबको याद है ये तो बिल्कुल सही कहा, एमिलेज उसका नाम है। और ये आ गया आपका बी। मैंने पूरा भी नहीं पढ़ा, मुझे पता है नंबर 1 पे एमिलेज आना है। लाइपेज नहीं आ सकता, ट्रिप्सिन नहीं आ सकता, परमीज नहीं आ सकता, तो क्या बच गया हमारे पास, सिर्फ एमाइलेज। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, स्टोमेटा या रंध्र, क्या याद आता है आपको, स्टोमेटा या रंध्र, ये तो पत्तियों में होता है और पत्तियों के अंदर ऐसे छोटे 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 जो ये रंध्र होते हैं, ये उसकी बात कर रहा होता है। और ये जो रंध्र हैं, ये जो मैंने कहा छोटे छोटे इसमें रंध्र होते हैं, ये जो रंध्र हैं ये कैसे बने होते हैं बेटा, आपको याद हो तो ये कुछ इस तरह से दो रक्षी कोशिकाओं से घिरे हुए होते हैं, ऐसी होती है। ये रक्षी कोशिकाएं खुलती और बंद होती है पानी के कारण। तो ये बंद और खुलना इसका किस पे निर्भर करता है बेटा, रक्षी कोशिकाओं पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन में मृतोपजीवी है, मतलब मृत चीजों पर रहने वाले। अब मृत चीजों पे रहने वाली अमर बेल तो हो नहीं सकती, ये तो जीवित पे ही रहेगी। अगला क्या हो सकता है, अगला इसमें दिया हुआ है गन्ना, नहीं। ब्रेड की फफूंद, बिल्कुल ये मृतोपजीवी है, ब्रेड ऑलरेडी मरी हुई है, मतलब वो जिंदा तो है नहीं ना, 1 से 2 ब्रेड तो बनती नहीं है, तो ये आ जाएगा ब्रेड की फफूंद एक मृतोपजीवी है। पाइरुवेट, जब पाइरुवेट खाना जो है हमने खाया कार्बोहाइड्रेट वो टूटता है, जब पाइरुवेट टूटता है तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा निकलती है। तो उसमें जो ऊर्जा है ये सब कार्य कहाँ पर हो रहा होता है, ऊर्जा जो निकलती है वो कहाँ पर निकल रही होती है बेटा, तो आंसर इज माइटोकॉन्ड्रिया पर निकल रही होती है। इसमें कोई प्रॉब्लम है किसी को, अगर नहीं है तो अब आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं। पौधों में जाइलम उत्तरदायी होता है, पौधों में जाइलम होता है बेटा, उसका क्या काम होता है, जल का परिवहन। ये हमें सबको याद है, बिल्कुल एक बार रिवाइज करा देती हूँ कि जो भी पौधा होगा, जैसे मान लो ये मेरे पास एक पेड़ है, इस पेड़ के अंदर 2 तरह के पाइप वाहिनी गई हुई होती है, और ये अगर मैं पाइप ऐसे, एक पाइप ये है एक पाइप ये है पेड़ के अंदर, एक का काम है जल को लेके जाना और इसको हम क्या कहते हैं, जाइलम कहते हैं। तो जाइलम का काम जल का परिवहन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, नेक्स्ट में कह रहा है बेटा अगला क्वेश्चन, हृदय के संकुचन पर कौन रुधिर के विपरीत प्रवाह को रोकता है। हृदय बना दिया, सिंपल सा, मैंने तो आप जो बनाते हो वैसा ही दिल बना दिया। ठीक है, इसके अंदर जब हम इसका फिगर बनाते हैं तो हम कुछ इस तरह से दिखाते हैं बेटा, याद है आप सबको। ये जो मैं इस तरह की आकृति दिखा रही हूँ इसको कहते हैं वॉल्व। और वॉल्व का क्या कार्य होता है, जब रुधिर आए तो वो एक ही डायरेक्शन में जाए, ऊपर से नीचे आ रहा है तो वो ऊपर से नीचे ही आए, वापस ना मुड़ जाए। बात आ रही है समझ। इस वापस मुड़ने को रोकने के लिए हृदय में क्या होते हैं, वॉल्व होते हैं। ठीक है, अगला है कुपिकाओं, विपरीत प्रवाह, ये याद रखोगे, विपरीत प्रवाह। कुपिकाओं के लिए कौन सा कथन सही है। कुपिकाएं क्या हैं, कुपिकाएं तो फेफड़ों में मिलती हैं, बिल्कुल सही। जितनी ज़्यादा कुपिकाएं उतना ज़्यादा क्षेत्रफल। सोचो आपके पास एक गुब्बारा है, उसको फाड़ा आपने और उसको बड़ा करके देखा। मान लो ये गुब्बारा था आपके पास, ये गुब्बारा था, मैंने इसको कैंची से काट दिया और इसको चौड़ा करके देखा, इतना बन गया। ऐसे गुब्बारे हैं बहुत सारे। तो इतने सारे गुब्बारे जैसी संरचना हमारे फेफड़ों के अंदर है, जितनी ज़्यादा है उन सबको अगर मैं जोड़ती जाऊं तो उतनी बड़ी जगह बन जाएगी ना, उतनी बड़ी सतह बन जाएगी। तो ये जो कुपिकाएं हैं ये अधिक सतही क्षेत्रफल उपलब्ध कराते हैं, बिल्कुल सही। ये पतली भित्ति के होते हैं, ये भी सही है। इनमें कोशिकाओं की संख्या अधिक होती है, ये भी सही है। तो आंसर सारे सही आएगा, मतलब डी इसका उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, ये अभिकथन और कारण का है। इसमें क्या दिया हुआ है देखो, असर्शन रीजनिंग वाला, रेजिन तथा गोंद, रेजिन तथा गोंद जाइलम उत्तक में संग्रहित होते हैं, बिल्कुल सही। जो जाइलम उत्तक है उसी में ही रेजिन और गोंद होता है, ये तो बात सही है। रेजिन और गोंद जल का संवहन करने में सहायता करते हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। तो उत्तर कौन सा आएगा इसके अंदर बेटा, उत्तर आपका आ जाएगा सी उत्तर इसमें आएगा, जब दोनों में से एक सही है और एक गलत है, पहले वाला सही और दूसरे वाला गलत। अगला है धमनी में वॉल्व उपस्थित होते हैं। धमनी क्या होती है, जब हृदय से रक्त, दो तरह के पाइप जा रहे होते हैं। एक होती है हृदय से जाने वाला जो रक्त को लेके जा रहा है, साफ रक्त को, जिसमें ऑक्सीजन युक्त रक्त है उसे लेके जा रहा है, उसको धमनी कहते हैं। दूसरा थोड़ी पतली भित्ति का होता है, उसको बोलते हैं शिरा। और ये कैसा रक्त लेके आ रही होती है, ऐसा रक्त जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है। इसमें वॉल्व होते हैं बेटा शिरा में, लेकिन धमनी में कोई वॉल्व नहीं होता है। बात आ रही है समझ, क्योंकि वापस खून नहीं आता है, रक्त वापस उसमें नहीं आता है। तो 10वें क्वेश्चन का आंसर ध्यान से देखेंगे, धमनी में वॉल्व उपस्थित होते हैं, गलत, होते ही नहीं उसमें तो वॉल्व। किस में होते हैं, शिरा में होते हैं। पहली लाइन तो गलत लिखी हुई है। दूसरी देखो, धमनी ऑक्सीकृत रुधिर हृदय से शरीर की ओर ले जाता है, बिल्कुल सही बात। फुफ्फुस धमनियों को छोड़कर सारी धमनियां, जो भी धमनी है, माँ धमनी है चाहे छोटी कोई भी धमनी है, हृदय से जो निकल रही है वो कैसा खून लेके जाती है, ऐसा रक्त लेके जाती है जिसमें ऑक्सीजन होती है। मतलब ऑक्सीकृत रुधिर को हृदय से शरीर के सभी अंगों के पास लेके जाती है। सिर्फ एक धमनी को छोड़ के, उसका नाम है फुफ्फुस धमनी। तो ये बिल्कुल ठीक दे रखा है, पहला गलत और दूसरा सही है, तो आंसर इज डी। ठीक है, पहला गलत और दूसरा सही है। ये क्या कह रहा है, दोनों सत्य हैं, सॉरी, वॉल्व उपस्थित होते हैं। हाँ, मैंने ये सही कहा आपको, धमनी में वॉल्व उपस्थित नहीं होते हैं, तो गलत लिखा होता। आंसर इज योर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, अगला क्वेश्चन है, आमाशय भित्ति में मजबूत पेशियां रेशे होते हैं। अच्छा, बिल्कुल सही होते हैं आमाशय भित्ति में। आमाशय कैसा होता है, हम सबको याद है, आमाशय कुछ जे शेप का होता था, बनाया था ना हम सब ने, प्रैक्टिस जब की थी। जिन्होंने नहीं देखा है वो पुरानी वीडियोस अच्छे से देख सकते हैं, उसमें मैंने आमाशय को कैसे बनता है वो भी बताया हुआ है। तो आमाशय कुछ इस तरह से जे शेप जैसा होता है और उसमें खाना आता है फूड पाइप से, है ना। तो आमाशय में कह रहा है कि आमाशय जो है वो पेशीय उत्तक का बना होता है, ठीक है। और ये पेशीय उत्तक क्या करते हैं, भोजन और एंजाइम को मिलाने में सहायता करते हैं, बिल्कुल सही, आंसर इज ए।
मानव में जटिल श्वसन तंत्र होता है, हमारे अंदर जो श्वसन तंत्र है वो जटिल है बेटा। अब कैसे जटिल है? फेफड़े हैं, फेफड़ों से पहले उसमें श्वास नली है, फिर फेफड़े हैं, फेफड़ों के अंदर भी कूपिकाएं हैं, है ना। उन कूपिकाओं से भी रक्त आता है, जैसे हवा जो है वो रक्त के साथ मिलती है, रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है, ऑक्सीजन उसको देती है। ये कार्य बड़ा जटिल है। तो हमारा श्वसन तंत्र कैसे जटिल है, जबकि पौधों का श्वसन तंत्र जो है वो बहुत सरल है। स्टोमेटा है, उसके अंदर तो गैसों का आदान प्रदान करने के लिए, यहाँ तक कि उसकी जो त्वचा है, मतलब बाहर की जो सतह है, वो भी ऑक्सीजन का सप्लाई कर सकती है ना, आदान प्रदान, क्योंकि उस पर भी स्टोमेटा है। हमारे शरीर में ऐसे स्टोमेटा नहीं होते। तो पहली लाइन तो बिल्कुल सही लिखी हुई है, मानव त्वचा गैसों के आदान प्रदान के लिए अभेद है, ये भी सही लिखी हुई है, लेकिन दोनों आपस में रिलेटेड नहीं है, इसीलिए आंसर इसका आ जाएगा बी। अगला क्वेश्चन, इस चित्र को अच्छे से देखना है। चलिए, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो 10 मिनट की और वीडियो बनाऊंगी, इसलिए ध्यान से देखते जाओ, कुछ ना कुछ आपको समझ आएगा ही। मैं इतनी उम्मीद तो कर सकती हूँ कि अगर आप लोगों ने इसे अच्छे से देखा है तो आपको क्वेश्चन समझ आएंगे। जरा इधर देखिएगा, इस गतिविधि को अच्छे से देखो। इसके अंदर क्या किया है बेटा, 2 पौधे लिए हैं, दोनों को बेल जार से ढका हुआ है, एक में KOH रखा है, एक में KOH नहीं रखा है। क्वेश्चन ये पूछ रहा है KOH जो हमने रखा है, पहले तो आपके मन में भी आया होगा इसका क्या कार्य है। बेटा, जो पौधे सांस लेते हैं तो हमारी तरह कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इस कार्बन डाइऑक्साइड को KOH ले ले तो क्या होगा, जो इसमें बन रही है ना, ये गैस जो बन रही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, ये KOH उसको अवशोषित कर लेती है। अब यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी, और अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रहेगी तो पौधे अपना खाना भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमें पता है प्रकाश संश्लेषण में कार्बन डाइऑक्साइड और जल का ही तो प्रयोग करते हैं पौधे, और उससे ग्लूकोज बनाते हैं, ये हम सबको पता है ना। तो अगर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिलेगी तो पौधा धीरे धीरे मर जाएगा, उसके अंदर क्या होगा, स्टार्च खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या दिखा रहा है एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंट इस तरह का एक्सपेरिमेंट जिससे हमने 2 पौधे लिए, दोनों को ही बेल जार से ढका, लेकिन एक पौधे के अंदर KOH रखा। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें कार्बन डाइऑक्साइड को दिखाने में यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है KOH। अगला क्वेश्चन देखेंगे बेटा, KOH का कार्य क्या है। अभी मैंने बताया KOH किसको अवशोषित कर लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेगा। ठीक है, और चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। इसमें क्या लिखा हुआ है, X और Y की पत्तियों पर आयोडीन का अगर हम परीक्षण करते हैं तो क्या होगा। अगर हमने, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। इसके अंदर क्या लिखा है, अगर मैंने अभी बताया था किस में खाना नहीं बनेगा, जिसके अंदर KOH रखा होगा, तो KOH किस में रखा था, X में रखा था। उसका अगर मैं परीक्षण करूं कि उसमें स्टार्च बन रहा है या नहीं बन रहा, तो उसमें नहीं बनेगा। इसका मतलब X की जो पत्ती होगी वो अगर मैं पानी में डालूंगी जिसके अंदर आयोडीन होगा तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, उसके ऊपर जब आयोडीन डाला जाएगा तो कोई परिवर्तन नहीं आएगा। लेकिन Y के अंदर स्टार्च बन रहा होगा और उसका रंग नीला काला हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, उपकरण को वायुरत बनाने के लिए कौन सा कदम उठाया जा सकता है। वायु उसमें आए ना, जो ढका हुआ है बेल जार उसके ऊपर, उसके अंदर वायु ना घुसे, इसके लिए क्या करें, कांच की प्लेट में रखना है, नहीं, चूषक पंप का उपयोग करना चाहिए, या जार के तल को सील करने के लिए वैसलीन लगाना चाहिए। बिल्कुल सही कि उसके ऊपर वैसलीन तो लगाना चाहिए। अच्छा, वहां पर वैक्यूम बनाना चाहिए। आप देखो आंसर जो है 3 वो या तो फर्स्ट के साथ आ रहा है या वो सेकंड के साथ आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, सेकंड के साथ लेंगे। चूसक पंप के द्वारा सारी उसमें से हवा निकाल दी जाए और जाल के तले को सील करने के लिए वैसलीन लगा दिया जाए, तो आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा जरा, मानव उत्सर्जन तंत्र के चित्र को ध्यान से देखें तथा प्रश्नों के उत्तर दें। अब देख लिया ये उत्सर्जन तंत्र बना हुआ है, उसको देखा हमने। चित्र में भाग 1 कहाँ लिखा हुआ है बेटा, वाहिनी पर लिखा हुआ है, पाइप्स पर लिखा हुआ है 1।
क्लियर दिखाई दे रहा है? ये 1 है, ये 2 लिखा है, ये 3 है और ये 4 है। तो 1 पर ये दिखाया हुआ है, 1 पर मूत्र वाहिनी आ जाएगा। कूपिका बी, बी क्या लिखा है? हाँ, भाग 2 की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या है? भाग 2 यहाँ लिखा हुआ है। इसकी इकाई जिससे ये बना हुआ है वो है वृकाणु। वृक है ना, वृकाणु इसका उत्तर आएगा। कृत्रिम विधि से रुधिर को किस प्रकार शुद्ध किया जाता है? तो उसमें अपोहन होता है बेटा, डायलिसिस होता है। अगला क्वेश्चन है, मूत्र में उपस्थित मुख्य वेस्ट मटेरियल क्या होता है? तो मूत्र में सबसे ज़्यादा जो वेस्ट मटेरियल निकलता है वो है यूरिया। उम्मीद करती हूँ बेटा आप सबको अच्छे से समझ आ रही है। जल्द ही एक और वर्कशीट डाउनलोड कर दी जाएगी, मतलब आपके लिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जिसे आप तैयार करेंगे। थैंक यू बच्चों।